वही सूर्य साम्राज्य कौन था वो व्यक्ति जिसने मुगल सल्तनत को हटा दिया। सारी चर्चा हम यहाँ करने वाले किस हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर। यहाँ हम बातें करते हैं इतिहास की। इतिहास में मध्यकालीन भारत हम अभी पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत में मुगल सल्तनत पे हम चर्चा कर रहे हैं। बेसिकली हमने बाबर की बात कर ली और लड़खड़ाते हुए हुमायूं की बात कर ली। हुमायूं के समय 1540 में ही क्या होता है कि कुछ समय के लिए, लगभग 15 सालों के लिए मुगल सल्तनत भारत से चली जाती है और इस मुगल सल्तनत की जगह पे 15 वर्षों के लिए सूर्य साम्राज्य का यहाँ पे शासन रहता है। वही सूर्य साम्राज्य कौन था वो व्यक्ति जिसने मुगल सल्तनत को हटा दिया। सारी चर्चा हम यहाँ करने वाले किसकी, और आप बहुत अच्छे से जानते हो उस व्यक्ति को। किसको? द नाम इज सूर्य साम्राज्य में शेर शाह सूरी की हम यहाँ बात करेंगे, क्योंकि सूर्य साम्राज्य की स्टैब्लिशमेंट या स्थापना करी किसने? इसी व्यक्ति विशेष ने, शेर खां। और अगर बात कर ले तो हसन नाम हुआ करता था, हसन नहीं निजाम नाम हुआ करता था। ठीक है, पूरा जीवन परिचय हम यहाँ देखने वाले हैं किसका? शेर शाह सूरी का। और इस वीडियो को हम 2 भागों में बांट देंगे। शेर शाह सूरी कि पूरी जानकारी, एक में तो हम एक जीवन परिचय को ले रहे हैं, दूसरे में उसकी प्रशासनिक व्यवस्था। क्यों प्रशासनिक व्यवस्था? जैसे आपको पता होगा अगर आप इतिहास के जानकार हैं, तो सूरी की जो प्रशासनिक व्यवस्था रही है, उस प्रशासनिक व्यवस्था को फॉलो किया है किसने फॉलो किया है? अकबर ने अपने समय काल में फॉलो किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केवल 5 सालों का शासन, केवल 5 साल शासन किया है शेर शाह सूरी ने, उसके बाद मृत्यु हो जाती है। 5 साल का शासन, और उस शासन की प्रशासनिक व्यवस्था इतनी अच्छी कि 50 साल का शासक जो है शासन करने वाला अकबर, वो उसकी नीतियों को फॉलो करने वाला। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रशासनिक व्यवस्था। तो एक वीडियो में हम जीवन परिचय की बात करेंगे, दूसरे वीडियो में इसकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। कहाँ से? अरे इसके जीवन परिचय से। जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत तो पहले मैं बता देता हूँ, बाकी तो फिर स्लाइड्स हैं, कोई समस्या है नहीं। देखो यार क्या हुआ कि उस समय की स्थिति समझ लेना पहले, है ना। ये भारत है हमारा, और भारत में उस समय तक ये भी इंक्लूड हो रहा था। अभी हुआ ये था कि दिल्ली सल्तनत चल रही थी मुगल सल्तनत के पहले। ये अफगानिस्तान है। क्या है ये? अफगानिस्तान। ठीक, अब अफगानिस्तान मतलब यहाँ के लोगों को हम क्या बोलेंगे? अफगानी लोग। क्या बोलेंगे? अफगानी, मतलब अफगानिस्तान के निवासी, अफगानी लोग। ठीक, हुआ ये था कि अफगानिस्तान के लोग धीरे धीरे, इनकी सल्तनत भी चल रही थी। भाई शुरुआत की अगर हम बात करें, बिल्कुल शुरुआत में, तो अभी खिलजी का नाम आपने सुना होगा, है ना। खिलजी लोग भी अफगानी हुआ करते थे, अफगानिस्तान के ही थे, लेकिन वो थे तुर्क लोग। इनको अफगानी माना जा रहा था, ये तुर्क लोग। खिलजी के बाद तुगलक तुर्क लोग रहे, लेकिन जो सैयद जो है यही आसपास के निवासी थे, अफगानिस्तान ईरान वाले निवासी हुआ कर रहे थे। लेकिन उन्होंने अपना संबंध किससे जोड़ दिया था? पैगंबर साहब से जोड़ दिया था, मतलब सिया संप्रदाय के लोग ये हुआ करते थे। पहला सिया शासन। सैयद के बाद आए लोदी वंश। कौन आया? लोदी डायनेस्टी, दिल्ली की, है ना। और लोदी भी क्या थे? अफगानी हुआ कर रहे थे। तो जब लोदी चल रहा था भारत में, लोदी साम्राज्य चल रहा था, ये कब से चालू हो जाता है? 1451 से होता है और 1526 तक ये शासन चलता है, मतलब लगभग 75 सालों का शासन है। 75 सालों में अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग क्या है, भारत शिफ्ट हो चुके थे और शासन में इंक्लूडेड थे, और बहुत सारी जगहों पर अफगानी लोगों का कब्जा हुआ कर रहा था। कोई दिक्कत परेशानी? चल, तो अब वापस से हम बात कर लेते हैं शेर शाह की। किसकी? शेर शाह की। तो शेर शाह इनिशियली इनके जो पिताजी हैं उनका नाम क्या है? हसन है ना। और पिताजी के पिताजी मतलब दादाजी का नाम क्या है? इब्राहिम। अब ये जो इब्राहिम है, इब्राहिम यहां से शुरुआत होगी भाई, दादाजी से बात चल रही है ना। दादा और ये पिताजी। तो दादाजी जो थे इब्राहिम, ये घोड़ों के व्यापारी थे। क्या थे? ये घोड़ों के व्यापारी थे। अब घोड़ों के व्यापारी थे तो इनका आना जाना भारत में लगा रहता था। ठीक, और बाद में ये बंगाल में शिफ्ट हो जाते हैं, यहीं रुक जाते हैं बंगाल में। ठीक भाई, कौन? दादा। अब दादा की सेवाओं से, मतलब तब तक व्यापारी थे, इनके कहीं ना कहीं बिहार के शासक से घनिष्ठ संबंध हो जाता है। तो इनके घनिष्ठ संबंध होने के कारण इनके पिताजी मतलब इनके बेटे, शेर शाह के पिताजी और इनके बेटे इब्राहिम के, हसन को क्या है कि
कि बिहार में सूबेदारी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? बिहार में ये सूबेदार हो जाते हैं, बिहार के सूबेदार कुछ क्षेत्रों के। कौन कौन? पिताजी हसन। अच्छा, हसन के साथ क्या समस्या? देखो, हसन ने करी भैया 4 शादी। कितनी? 4 शादी करी। अब 4 शादी में जो फर्स्ट बीबी रहेंगी, इनकी पहली पत्नी जो रहेंगी, उनसे जो बेटा होगा वो है निजाम। निजाम नाम रहेगा इनका ओरिजिनल, शेर शाह का ओरिजिनल नाम निजाम है। सो पहली बीवी से निजाम होता है। बाकी की 3 बीवियां हैं और अलग अलग, टोटल इनके 8 बच्चे हैं। ठीक है, 8 बेटे हैं। किसके 8 बेटे हैं? हसन के। अब समस्या ये है कि ये पहली बीवी एक्सपायर हो जाती है, इनकी माँ एक्सपायर हो जाती है निजाम की, तो ये शादियां करते ही हैं। तो चौथी बीवी को ये बहुत ज्यादा चाहते थे। कौन? इनके पिताजी चौथी बीवी को चाहते थे, जो इनकी सौतेली माँ थी, और वो नहीं चाहती थी कि भैया इसको, लेकिन ये व्यक्ति बहुत काम का है, अभी हम पूरी कहानी बताएंगे। तो भाई चौथी बीवी हमेशा सौतेली माँ थी, और सौतेली माँ क्या करती है भाई? भेदभाव तो करेंगी। तो वो हमेशा से ऐसा चाहती थी कि भैया ये निजाम जो है ना, कि इनका प्रमुख या प्रिय व्यक्ति ना बन पाए, प्रिय बेटा ना बन पाए। और खूब मार काट का मतलब मारना और परेशान करना, इस टाइप से प्रताड़ित करना बचपन में इसको करा जाता था। अब अगर मैं बताऊं तो निजाम नाम है भाई इसका, है ना, और निजाम का जन्म होगा 1472 में। कब? 1472 मतलब 1772 में जन्म हुआ भैया इसका। ठीक है, हसन का नहीं, निजाम का, यानी शेर खान। 20-22 साल तक तो ये घर में ही प्रताड़ित होते रहे। उसके बाद ये भैया 1494 में, कब? 1494 में ये घर से निकल लिए। कहाँ पहुंच गए? जौनपुर हमने बताया था, चर्चा भी करी थी, आप देखेंगे तो लोधी वंश में भी जौनपुर का नाम मिलेगा। तुगलक वंश में जूना खां के नाम पे ये शहर बसता है जौनपुर, यानी मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह इसको बसा देते हैं। तो तब से ये जौनपुर जो है शिक्षा का केंद्र हो चुका था, अच्छा शहर हो गया था बकायदा। सो जौनपुर ये भैया चले जाएंगे। अब जौनपुर में उस समय जमाल खां सूबेदार थे वहां के। ठीक है, ये व्यक्ति जो रहेंगे कौन? निजाम। सो निजाम बहुत ही विद्वान वाले व्यक्ति थे, मतलब एक प्रकार से इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ कंठस्थ कर लिए, कविताएं, ग्रंथ, अरबी, फारसी, ये तो बहुत अच्छे से ये जानने समझने लग गए। और बहुत सारे ग्रंथ, गुलिस्ता, वक्शा और ये बहुत सारे इनके हैं, सिकंदर जहां, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने क्या कर ली? कंठस्थ कर ली। और कंठस्थ करने के साथ ही अब जमाल खां बड़े प्रसन्न हो जाते, वहां के जो सूबेदार हैं इनका बहुत दबदबा था। इनके पिताजी खुद सूबेदार हैं, हसन। तो एक बार क्या होता है कि भैया हसन आते हैं जब जौनपुर इनसे मिलने, तो इनकी वाहवाही देख के तो भैया वो दंग रह जाते कि यार बताओ, इतना सही लड़का है हमारा, हमें तो पता ही नहीं था, छुपा रहा उस समय ये बेटा हमारा। सो वो उसको वापस ले आते हैं। और सासाराम मतलब सहसराम बोलते हैं, क्या बिहार में ही जगह है सहसराम, उस समय नाम था इसका सहसराम, है ना, और एक खवासगढ़। ठीक है, सो ये सहसराम, इसको सासाराम भी आजकल बोलते हैं, बिहार में ही बढ़ते। इसकी जागीरदारी क्या है? किसको दे देते हैं ये हसन? किसको? अपने बेटे निजाम को दे देते। और उनसे भाई प्रशासनिक व्यवस्था उसने तब भी बहुत अच्छी, वहां के लोग खुश हो गए भाई, सहसराम के और खबासपुर के वहां के लोग इससे खुश हैं कि भाई ये शासक, ऐसा शासक तो होना चाहिए, ऐसा शासक तो हमें मिला ही नहीं। सारी व्यवस्थाएं उनने कर दी, किसने? निजाम ने। पिताजी और खुश यार। अब ये घनिष्ठता पिताजी और बेटे में देख के वो सौतेली माँ जो है वो फिर चटकने लग गई। फिर उनने षड्यंत्र रचा और पिताजी से इसकी बुराइयां कर दी, तो पिताजी ने फिर भगा दिया। अब भगा दिया तो क्या कर सकते हो भैया? तो ऐसी कंडीशन में 1518 हो गया। क्या? 1518। सोचते जाना भैया, कब? 1472 में जन्म, 22 साल में 94 में ये कहाँ? जौनपुर पहुंचते, जमाल खां। ठीक है, जमाल खां से फिर वापस ये 1518 में ये भैया अब समय इब्राहिम लोधी वंश चल रहा था, है ना, और ये पहुंच जाते हैं आगरा। कहाँ पहुंच जाते हैं? आगरा में इब्राहिम लोधी के दरबार में ही काम करने लगते हैं। अब भैया देखो, कुशल व्यक्ति है तो अब नाम तो अपना कमाई लेगा वो धीरे धीरे मेहनत करके। तो यहाँ इब्राहिम लोधी भी बड़े खुश हो जाते हैं इस व्यक्ति विशेष से। और खुश होने के बाद होता यह है कि किसी समय 1519-20 के आसपास क्या होता है कि पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं, हसन। किसके? इनके, शेर शाह के। तो पिताजी की जो जागीरदारी थी, सूबेदारी थी, वो क्या किया? वो चाहिए अब किसको? तो इब्राहिम लोधी ने उसको किसके नाम कर दिया? निजाम के नाम कर दिया कि जाओ भैया तुम अपनी पिताजी की गद्दी संभालो। लेकिन समस्या ये है कि 8 बेटे हैं, है ना। सो 8 में से जो सौतेली माँ का लड़का है भैया वो विद्रोह कर देता है। वो 1-2 लोगों को और चाचा को जो भी थे उनसे और अपना सपोर्ट मांगता है कि भैया इस व्यक्ति को भगा दो। तो वो चाचा जो रहेंगे वो क्या करेंगे? वो कहेंगे कि आधा आधा कर लो साम्राज्य,
तो निजाम फिर चटक जाता है, बोले यार क्या ये लड़ाई झगड़ा और ये ऐसा वैसा हमें चाहिए ही नहीं है, समझ रहे हो, नहीं चाहिए। अब नहीं चाहिए तो क्या करोगे, तो ये बिहार चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, बिहार चले जाते हैं। अब जब बिहार गए तो बिहार के जो शासक हैं, बिहार के जो शासक है बहार खां, उनको बोलते हैं बहार खां, ठीक है। बहार खां के दरबार में ये चले जाते हैं। इनको मोहम्मद शाह भी आपने नाम सुना हो, मोहम्मद शाह लोहानी, लोहानी वंश चल रहा था वहां पे, है ना। सो यही है वो व्यक्ति जिनके दरबार में ये बिहार में पहुंच जाते हैं 1521 में। अब 21-22 के आसपास जब बिहार पहुंचते हैं, और भैया ये तो खुश होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। एक बार ये शिकार खेलने गए, तो शिकार खेलने जाने में क्या हुआ कि इनको साथ में लेके चले गए, निजाम को, राजा निजाम को साथ में लेके चले गए। और वहां भैया अब शेर से पाला ही पड़ गया, सीधा शेर से पाला पड़ा तो घबरा गया राजा, जे नहीं घबराए, और इन्होंने शेर को मार डाला। शेर को मार डाला, राजा की जान बचा ली, राजा बड़े खुश। और इनको उपाधि किसकी दे दी, फिर उपाधि दी इन्होंने शेर खां की उपाधि, ठीक है। सो ये निजाम जो है अब शेर खां के नाम से मशहूर हो गया लड़का। अब जब ये मशहूर हो गया तो वो भैया मोहम्मद शाह बड़े खुश तो थे ही, बहार खां बढ़िया अच्छे से सारा चल रहा था। लेकिन समय है, समय की बात है, किसने क्या देखा क्या, कुछ समय बाद इनसे भी अब बाकी के लोग जलने लग जाएंगे मोहम्मद शाह के, जो और बाकी के मंत्री यंत्री हैं, घनिष्ठता देख के वो जलने लगेंगे, तो वो बुराइयां चालू कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिर भैया मोहम्मद शाह फिर हटा देते। अब तब तक क्या हो चुका था कि तब तक लोधी वंश खत्म हो गया था, बाबर आ गए थे भैया, मुगल सल्तनत चालू। तो ये तब भी नहीं माने, बाबर में ये भैया बाबर के दरबार में पहुंच जाते हैं 1528 में। 1528 एडी में जौनपुर के जैनुल खां सूबेदार होते हैं, है ना। सो उनकी सहायता से क्या है कि इनको बाबर के दरबार में नौकरी फिर मिल जाती है। अब बाबर इनको देखता है और देखते ही समझ जाता है कि भैया तेज है व्यक्ति, और तेज है व्यक्ति तो इसका ख्याल रखना। हुमायूं को भी बोलते हैं, उनके एक मंत्री यंत्री होते हैं, बोले अगर मेरा तो होता तो मैं तो इसको तुरंत मार देता, लेकिन इसने कुछ गलती तो करी नहीं। देख के समझ गए कि ये व्यक्ति कुछ तो तूफानी करेगा। हुमायूं को बताओ, मैंने कहा है देख लेंगे, और वही देख लेंगे, उसने देख लिया, जे नहीं देख पाए, ठीक है। सो बाबर के दरबार का भी इन्हें अनुभव मुगल प्रशासन का हो ही चुका था कि कैसे क्या काम करना है, सारी चीजें मतलब बहुत अच्छे से। अब लेकिन दिक्कत ये थी कि बाबर ये जो लोग थे ये थे मुगल, और भाई वो शेर खां जो था वो था अफगानी व्यक्ति। अफगानी व्यक्तियों को तो अभी दिल्ली सल्तनत चल रही थी और उनको हराया था, है ना, इब्राहिम लोदी और बाकी के लोगों को। तो अब इधर पे मुगल और अफगानों में क्या है, एकता थोड़ी होगी। मुगल्स कहेंगे हमने आपको हराया है, और अफगानी ऐसे लोग हैं जिनको हराया, अब वो चाह रहे होंगे वापस से कब्जा करने का, तो किसी भी अफगानी पे भरोसा थोड़ी किया जाएगा। सो इनके दरबार में फिर वही होने लगा, ऊंच नीच वाला व्यवहार। सो इनने कभी हमें कुछ करना ही नहीं है। सो ये फिर 1530 में क्या करते हैं, ये छोड़ देते हैं मुगल दरबार, वापस से बिहार जाते हैं। बिहार में अब फिर वही मोहम्मद शाह, उनका बेटा जो था वो शासक बनता है, क्योंकि वो जल्दी फिर एक्सपायर हो जाते लास्ट में, तो उसके संरक्षण बन जाते हैं। संरक्षक मतलब वो देख रेख करना, और फिर वहां से शक्ति अर्जित करते धीरे धीरे फिर बिहार जीतते हैं, बंगाल जीतते हैं, और फिर ये क्लैशेस किससे हो जाते हैं, हुमायूं से क्लैशेस हो जाते हैं। और फिर तो आपको हुमायूं वाली कहानी में मैंने सारी स्टोरी बताई दी, है कि नहीं। सो 1539 देखो 1539 में जो चौसा का युद्ध होता है, उसमें ये भैया अदम्य साहस का परिचय देते हुए हुमायूं को हरा देते हैं, हुमायूं की सेना को हरा देते हैं। और इस युद्ध की जीत के बाद ये शेर शाह की उपाधि धारण करते हैं। काहे की, शेर शाह की उपाधि। तो अब इनका नाम शेर शाह हो गया। नाम था क्या, निजाम। शेर खां उपाधि मिली शेर को मानने से, और शेर शाह की उपाधि इनने कब ली, जब हुमायूं को हरा दिया। तो अब ये व्यक्ति शेर शाह, सूर साम्राज्य, सूर मतलब सूर वंश के थे, अफगानी वंश था ये। सो शेर शाह शूरी ये कहलाने लग गए। 1540 में एक और युद्ध होगा हुमायूं और इनके बीच, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ठीक है। सो भैया उसमें तो और बबर हार होती है हुमायूं की, और इन्हें देश से भागने पे मजबूर होना पड़ जाता, किसको, हुमायूं को। तो भैया शेर शाह बन जाते दिल्ली के शासक। कब बन जाएंगे, 1540 एडी में। समझ आया, कोई दिक्कत परेशानी। अब 1540 में सूर साम्राज्य एस्टैब्लिश करते हैं, और 1545 में एडी में, है ना, ईस्वी लिखना उसमें, ये मई का समय रहता है, मई का महीना।
कलिंजर पे ये क्या कर रहे थे, कलिंजर का किला जो है ये उत्तर प्रदेश में बांदा के पास पड़ता है, और ये दुर्ग जो है ये अजय दुर्ग कहलाता, अपराजित दुर्ग, जिसको अच्छे नहीं जीत पाए। हुमायूं ने भी कोशिश करी थी, बाबर ने भी कोशिश करी थी, शेरशाह ने भी। तो इसी कलिंजर के किले में, अच्छा बम का तो देखो क्या है, मुगल्स आ ही गए थे, उन्होंने गोला बारूद चालू कर ही दिया था, और इनने सीख ही लिया था बाबर के दरबार में भी मुगल प्रशासन में रहते हुए कि कैसे क्या इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते। तो इनने भी बाबर फिर बारूद से खेलने का काम कर दिया। अब ये बारूद से खेल रहे हैं, आप समझो बारूद से खेलना डेंजरस काम है भैया। आप खेल लो बारूद से ठीक है, लेकिन बारूद ने आपसे खेल लिया तो समस्या हो जाएगी, और वो हो गई समस्या। 1545 में मई में कलिंजर के किले में ये एक बारूद का एक गोला है, आग्नेय अस्त्र है ना, अग्नि अस्त्र, उसको चला रहे थे, और उसको चला रहे थे तो वो दीवार से, किले की दीवार से टकरा के गोला तोप का वापस आ गया, और इनके पास आके बोला खिसको, फटने वाले हैं, खिसको। ये नहीं खिसके, फट गया। तो ये उसी के साथ निपट लेते हैं। हुक्का नाम था उसका, बुक्का हुक्का नहीं, हुक्का, हुक्का नामक आग्नेय अस्त्र ये चला रहे थे, और वो उस अस्त्र ने इनके साथ खेल लिया, ये निपट जाते हैं, टैं बोल जाते हैं। सो 1540 से 45, बस 5 सालों का शासन था, लेकिन इनने प्रशासनिक व्यवस्था बहुत शानदार करी है कि मतलब आया है, सब फॉलो करते हैं इसको। तो अपन देखेंगे वो सारी चीजें, ये समझ में आ गई सारी चीज, बेसिक। चलो तो अब अपन क्या है, स्लाइड वाली चीजें देख लेते हैं। ये तो हमने कर दी सारी चर्चाएं। वास्तविक नाम क्या है भैया, फरीद। प्रसिद्ध नाम क्या है, शेरशाह सूरी। जन्म हो जाता है, देखो 1486 में। ये डॉक्टर कानून को, बहुत बड़े इतिहासकार है, उनने बताया है। 1472 जो हमने चर्चा करी है, ये बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं, तो मैक्सिमम अपन क्या मान लेते हैं, 1472 मानते हैं। इसलिए फरीद इनका नाम हो जाता है, प्रारंभिक नाम जो रखा गया था। दादाजी का नाम इब्राहिम खां, हमने चर्चा करी ली, घोड़ों के व्यापारी। पिता का नाम हसन खां, ये जौनपुर के जागीरदार भी रहते हैं। इसके अलावा जो मूल निवास है इनका, ये रोहड़ी है। रोहड़ी शेरगढ़ी अफगानिस्तान में पड़ता है, इसीलिए शेरशाह, शेर है ना, शूर, शेरगढ़ी कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करें इनकी उपाधि, तो दक्षिण में जो बिहार के सूबेदार थे, उन्होंने शेर खां की उपाधि दी थी, बहार खां लोहानी, या उनको मोहम्मद शाह लोहानी भी कहा जाता है। हजरत आला, ये नुसरत शाह बंगाल का शासक था, ठीक है। सो उसको पराजित करने के बाद वो उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, और हजरत आला की उपाधि वो देते हैं। लाड़ मलिका, ये ताज खां की जो विधवा है, उनसे ये शादी कर लेती। यही से तो क्या है, ये 1529-30 के आसपास ये क्या करते हैं कि ये ताज खां जो है वो, ये मान के चलो कि बिहार के क्षेत्र का मुगल वो था सूबेदार। सो उस पराक्रमी व्यक्ति था। अब उसकी जो पत्नी रहती वो एक्सपायर हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये उससे विधवा से शादी कर लेते हैं, तो इनको वो साम्राज्य मिल जाता है, वो पावर मिल जाती है, दिमाग लगाने का। राजनीति ऐसे ही है। सो बहुत राजनीतिक रूप से इनने लाड़ मलिका से शादी कर ली भैया। दूसरी शादी किससे है, दद्दू बेगम से। ये बहार खां की विधवा है। बहार का समझ रहे, मोहम्मद खां जिनने उपाधि दी थी, उसकी विधवा से भी था। अब तो डबल आपको क्या है, साम्राज्य मिल गया। दोनों के बच्चों को आपके संरक्षक के रूप में देखभाल कर रहे हो, शासन आप कर रहे हो, ठीक है। चलो, जन्म स्थान होशियारपुर, भारत, ठीक है। साम्राज्य जो स्थापना करी इनने, सूरवंश या द्वितीय अफगान साम्राज्य। पहला तो वो लोधी वंश हो गया था, है ना, द्वितीय। और जो राज्य है वो संपूर्ण साम्राज्य इनका 47 सरकार मतलब उस समय की रीजन्स को इनने अलग डिवाइड किया था सरकार पे। अभी हम प्रशासनिक व्यवस्था में चर्चा करेंगे क्या सरकार होता है। लगान की अगर बात करें तो इन्होंने बटाई, मुक्ताई, जप्ती, ये अलग अलग लगान प्रणालियां ली। टैक्सेशन व्यवस्था की बात करें तो नेक्स्ट बात करें सिक्का। भैया चांदी का इनने रुपया चलाया। ये रुपया नाम जो आज हम भारत में यूज करते हैं करेंसी का, वो इन्होंने ही चलवाया, ठीक है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं अपने आप में। 180 ग्रेन का ये सिक्का हुआ करता था। दूसरा दाम, तांबे का सिक्का था, उसका नाम दाम रखा था। ये 340 ग्रेन का हुआ करता था। 28 टकसालें कार्यरत थी सिक्के बनाने। टकसालें मतलब जहां सिक्के बनाए जाते हैं वो, इनके समान। प्रमुख युद्ध जो है सो वो चीसानी चौसा का युद्ध है, जो हुमायूं के साथ लड़ा था 1539 में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध है, जो इन्होंने 1540 में लड़ा था। भाई यही से तो एस्टैब्लिशमेंट हुआ सूर साम्राज्य का। इन्होंने बहुत सारी इमारतें बनवाई। हसन खां का मकबरा, हसन इनका पिताजी का नाम है, ठीक है, 1540 में सहसराम यानी सासाराम बिहार में बनवाया। किला ए कोहना मस्जिद,
किलाए कोहना मस्जिद 1542 में दिल्ली में बनवाई, क्योंकि अब दिल्ली के शासक हो गए भैया। शेर शाह सूरी का मकबरा खुद का ही बनवा लिया इनने सहसराम में, झील के बीचों बीच ये मकबरा है ना, तो तैरता हुआ मकबरा कहलाता है। सराय की निर्माण इनने 1700 सराय बनवाए। सराय मतलब उस समय यात्री प्रतीक्षालय है, जहाँ पूरी व्यवस्थाएं हों, लोग बाग घूमने फिरने जब जाते हैं तो बीच में उनको सराय बोला जाता है, जहाँ पे लोगों की खान पान रुकने उकने की व्यवस्थाएं होती थी। सो इन्होंने 1700 सराय बनवाए। फाइनली 22 मई 1545 को इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी आग्नेय से, है ना, बम से खेल रहे थे, बम ने इनसे खेल लिया और बूम खत्म। ठीक है, तो चलिए ये तो जीवन परिचय हुआ। बाकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।